बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ी मोहब्बत से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और आज की ये छोटी सी लेकिन बहुत ही खूबसूरत महफ़िल का मकसद हमारे जो दो बहुत ही प्यारे इंसान हैं बीगुल और काशिफ़ निसार नूरुल हसन, इनसे थोड़ी सी बातचीत भी करनी थी, इनको शाबाश भी देनी थी। पिछले दिनों बल्कि आसिफ़ के घर हम जा रहे थे और नूर की गाड़ी में जा रहे थे, तो नूर ने रास्ते में मुझे कहा, मैंने इनकी केस नंबर 9 की तारीफ़ करी थी। मैंने कहा बड़े अरसे के बाद एक अच्छा ड्रामा देखा है हमने, वरना तो वो सास बहू या 4-5 अफेयर और अजीब तरह के ड्रामे होते हैं कि मैं ड्रामा देखना चाहती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। तो उन्होंने कहा कि आपने एक और पाकीज़ा नहीं देखा? मैंने कहा नहीं। कहते हैं वो देखें। मैंने घर आके 2-3 दिन लगा के तो सारी किस्तें देखी। 2-3 दिन इसलिए कि मैंने कोई उसमें रिवाइंड, कोई आगे पीछे नहीं किया और मैंने एक-एक जुमले को एन्जॉय किया। एक-एक इनका डायलॉग भी और उसकी फिर जिस तरह की डायरेक्शन थी, मतलब जिस तरह लिखा गया है, तो वो अब मुझे लग ही नहीं रहा कि ये नूर है जिसको हम 25 साल से जानते हैं। मुझे लग रहा है वो बाप ही है कि जो ख़ारिश कर रहा है तो परेशान है, उसके चेहरे पे कुछ है, दिल में क्या है, किस तरह लोगों को फेस कर रहा है, वो सहरहान है। तो वो किसी वक़्त मुझे लगा नहीं कि बीगुल पीछे नज़र आ रही हैं, मुझे लगा कि हमारे कहीं इर्द-गिर्द किसी गाँव में मैं हूँ, किसी शहर में हूँ, तो ये लोग मेरे सामने एक्चुअल बैठे हुए हैं। तो ये मेरा ख़्याल है कि बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि एक इतना खूबसूरत ड्रामा और जिसका जो सब्जेक्ट है कि एक लड़की लड़के की, जिस तरह आपने देखा भी होगा पिंडी में एक वाक़या भी इस तरह का हुआ था कि उसकी वो कुछ बना लेते हैं वीडियो, फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो जैसे-जैसे ड्रामा आगे चलता है किसी जगह पे एक तो इन्होंने बड़े आहिस्ता-आहिस्ता उसको रिवील किया, लेकिन किसी जगह पे भी अचानक सर पे डंडा नहीं पड़ा कि एकदम से वालदैन जो हैं वो पहले बड़े रिजिड हैं या किस तरह तो ठीक हो गए हैं। तो ग्रेजुअली चेंज भी आई है कि पहले, और ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पहले माँ जो है वो बदलती है, यानी औरत औरत उसका वो स्टैंड लेती है और फिर उसमें हर हवाले से जिस तरह वो अपनी बहुत सारी उसको नाकामियाँ कहें या कमियाँ कहें वो भी याद आती हैं। और लड़के का तावन करना भी बहुत अच्छा लगा, एक पॉजिटिविटी भी इसमें भी दिखाई, क्योंकि बाज़ बात हम सच्ची बातें दिखाते हुए ये भी कह देते हैं कि लड़की के साथ इस तरह हो गया तो लड़के ने छोड़ दिया, तो लड़के का साथ चलना भी। तो मैं ये समझती हूँ जिन लोगों ने आज ड्रामा नहीं देखा वो भी ज़रूर देखें, मेरी तरह बहुत खुश होंगे और इसको एंजॉय करेंगे और लर्न करेंगे। फिर मैंने ना सिर्फ खुद देखा, बहुत सारे दोस्तों को मैंने फेसबुक पे पोस्ट लगाई, ट्विटर पे लगाई, बहुत सारे दोस्तों को मैंने मैसेज किए कि प्लीज़ ये ड्रामा देखें और बच्चों को भी दिखाएं, क्योंकि हमारे बच्चों को भी पता होना चाहिए कि कुछ ब्लैकमेल करने वाली जो ताकतें हैं उनसे कैसे हमने निपटना है। तो ख़ुद मेरी बेटी को मैंने वो ड्रामा दिखाया और उसके भी बड़े तासरात थे माशाल्लाह। तो मैं बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ बीगुल के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आज आज तक काशिफ़ निसार साहब के। तो ये पाकिस्तान के 2 बड़े दिमाग हैं। ऐसे-ऐसे अगर मैं उनकी बात करूँ, डर सी जाती है सलाह, मेरा ख़्याल है पहले कभी किसी बंदे ने इस पॉइंट पे भी नहीं किया था कि घर में और जो हमारे अपने करीबी रिश्तेदार हैं, ज़्यादा ख़तरा ही हमें उनसे होता है, क्योंकि बाहर तो लोग देख रहे होते हैं और घर में तो कोई नहीं देख रहा होता। तो ऐसे इश्यूज़ में इन्होंने ड्रामे लिखे, तो बड़ी मेरी एक मोहब्बत भी है इनसे। और आज हमने कई दफ़ा कॉन्फ्रेंस में हेलो हाय दूर से देखा है, लेकिन मुलाकात नहीं थी ऐसी। तो एक बात करने का, इनसे मिलने का, इनको एप्रिशिएट करने का दिल कर रहा था। तो मैं बस 2-4 सवाल करना चाहती हूँ आपसे कि ये जो प्ले आपने लिखा है माशाल्लाह बहुत दिल से भी लिखा है और रूह से भी लिखा है, तो इसके बारे में कुछ हमें बताएँ? पहले तो अपने, फिर हम सवाल करेंगे। ये जी बहुत शुक्रिया, आपने तो बहुत जामे मैं उसका लगा दूँ आपको? इंट्रोडक्शन दिया। मेरा ख़्याल है ऑडियो आपको ठीक आ रही है तो। अच्छा। अब वो अपनी जो चीज़ लिखी है उसके बारे में बात करना बहुत ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि जैसे आप एनालाइज़ कर रही हैं उसे देखते हुए, जैसे समझ रही हैं, वैसा सब कुछ आप लिखते हुए नहीं है समझ हुँ, रहे होते हैं। हुँ, वो एक ऑर्गेनिक सा काम होता है, आपके कैरेक्टर्स के साथ आप जुड़े होते हैं। हुँ, कई दफ़ा आप, या एटलीस्ट मुझे ये लगता है कि वो खुद ब खुद कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ, हुँ, वो कर रहे हैं, तो मैं तो उन्हें फॉलो करती जा रही हूँ। हुँ, तो बेसिकली आई थिंक शायद अगर रिलेट कर सकें, क्योंकि ये सवाल पहले भी हमसे ही किया गया कि हम पे तो नहीं गुजरा ये क्राइम, हुँ, लेकिन हम रिलेट कर लेते हैं उससे। हुँ, बिल्कुल। शायद इसलिए कि सच्चाई से हुँ, करने की एक होगी नीयत, हुँ, वो भी नहीं, बिल्कुल, पता नहीं था बिल्कुल। कि है, कोई बांधी नहीं थी नीयत। हुँ, लेकिन शायद ये कि आप क्योंकि महसूस कर सकते हैं किसी ना किसी लेवल पे, हुँ, एज अ ह्यूमन बीइंग, नॉट ओनली अ वुमन,
कि कितनी तकलीफ से गुजरता है इंसान हम्म, अगर ऐसे क्राइम्स उसके अगेंस्ट हों। बिल्कुल। साइबर क्राइम इसका बेसिक प्रेमिस है, मगर और भी बहुत सारे इनहेरिटेंस के जो औरत के राइट्स हम्म, हैं, दूसरी शादी के जो इश्यूज़ हैं, बिल्कुल। अबैंडनमेंट करना, छुप के करना शादी, हम्म, फिर उसको ना आप ओन करना, हम्म, और बहुत सारी लेयर्स हैं। बेसिकली क्योंकि कश फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है, हम्म, तो उनका ये काम है, वो ये हम्म, करते हैं। उन्होंने ही हमसे ये कहा था कि हम जितना क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हैं पाकिस्तान हम्म, में और एक्सेस टू जस्टिस नहीं है औरतों हम्म, का, उसके ऊपर काम करें। वाह। तो बस फिर ये हो गया है अच्छा, कुछ। कश्यप के पहले भी प्रोजेक्ट सारे माशाल्लाह बड़े वो भी अप्रिशिएट करने वाले हैं। तो इसमें जिस तरह करैक्टर्स के बारे में आपने लिखा है, मतलब वो तो ज़ाहिर है कि कहानी एक चलती है, लेकिन भाई जिस तरह उसका बड़ा भाई है और वो घर से आते हैं कि एक बंदे पे एक तो जुल्म हुआ है, फिर वही है उसी को मारने पे भी चले जाते हैं। तो वो भी मतलब है कि उसके अंदर एक कश्मकश जन्म लेती रहती है, लोग उसको कहते रहते हैं, फिर फाइनली वो चीज़ें दिखाई गई हैं। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह आपने लिखा है, जिस तरह डायरेक्शन का काशिफ निसार साहब का कमाल किया है इन्होंने, कि नादिया अफ़गान की आप देख लें, आपसे जो गुफ्तगू है कि वो किस तरह बात करती करती, क्योंकि मैंने पूरा ड्रामा अंदर से ये तक देखा है जितना भी लगे, तो बातें करती करती जब कोई भी बात आती है, जिस तरह बेटी उसको बता रही है कि मैंने उसे देखा है, उसे पता चल गया है, उसने अज्यूम कर लिया है कि वो मेरा बेटा ही है, तो वो कैसे आगे बात पलटती है, वो ये हो गया, वो हो गया, जाना है, खाना खाना है, लेकिन उसकी जो अंदर जो उसके कश्मकश चल रही है वो उसके चेहरे पे और पूरी यहाँ है। तो काशिफ आपने जो ये डायरेक्शन है, माशाल्लाह बड़े फ़नकार हैं सारे ही, लेकिन फिर भी जिस तरह इन्होंने काम किया है, आपको भी सलाम है, सल्यूट है। तो आप बताएं क्या एक्सपीरियंस रहा? नहीं नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ अपना बचपन से शौक अपना हाँ, अपना एक्सपीरियंस बताएं कि इनके साथ काम करने का मतलब एक, ये तो बड़े लोग हैं, इनको कहना एक ही दफ़ा बड़ा होता है, लेकिन फिर भी जिस तरह आपने निकाली हैं चीज़ें, बाकी फनकार में नूर की बात नहीं कर रही है, तो बड़ी बड़ी मेहनत लगी आपको। मेहनत तो खैर होती है, काम हाँ। तो है, हर तरह की एंगेजमेंट तो होती है आप, लेकिन ये जो स्क्रिप्ट था बिल्कुल से जब मेरे पास पहुंचा, तो उसको ख़राब करने के लिए आपको मेहनत चाहिए। अच्छा। तो वो इस पाए का स्क्रिप्ट था हम्म, इस सतह का स्क्रिप्ट था कि वो उसको ख़राब करने के लिए मेहनत दरकार थी, क्योंकि बहुत ही कोई बेहुदा डायरेक्टर होता है, हाँ। तो वो तो फिर हाँ काम करना हेल्पर, तो वो अपना चाय इतनी बुरी बनाता था, हम इसे कहते थे एफर्ट किए तुमने, अच्छा। ये इतनी बुरी चाय ऐसे बन नहीं सकती, वाह 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 इसके लिए एफर्ट वाह। तूने कुछ किया है इसमें। वाह वाह, ब्यूटीफुल। सो स्क्रिप्ट, इट वाज ऑल स्क्रिप्ट। हम्म, और मुझे ये लगता है कि दिस प्ले इज बिगुल, हम्म, और उसके बाद आर्टिस्ट, हम्म, फिर आर्टिस्ट हमसे ले गए ये, हम्म, वो उसको भी मैं ऐसे इंटरप्रेट करता हूँ कि वो जो पावर ऑफ कंटेंट है, हम्म, यही नूर है ना, आप इसको देखते हैं बिल्कुल। क्या कर रहा होता है, ठीक है ना। तो हम्म, सो वो जो जिस तरह की किरदार निगारी थी, जिस तरह हम्म, की लेयर थी, फिर जो एम्पैथी थी हम्म, कैरेक्टर्स के अंदर जो निकालने की कोशिश की गई, हम्म, इट वाज ऑल कंटेंट। हम्म, इसीलिए मुझे आपको अगर आर्टिस्ट थोड़े से फ़र्क लग रहे हैं हम्म, बाकी ड्रामों में या बाकी किरदारों से या बाकी जगह वो काम करते हैं, तो इट्स ऑल दैट कंटेंट। हम्म। तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। क्योंकि सब ने इतना डूब के काम किया है, शायद सब्जेक्ट की मांग थी या सबको है ना, कमिटेड थे सब। तो कोई भी एक भी आपका करैक्टर ऐसा नहीं कि जिसका हम कह सकते हैं कि भर्ती का करैक्टर था या उसने कुछ मेहनत नहीं की, हर बंदे ने ही मेहनत की है माशाल्लाह। और कुछ लोग नए भी हैं, जिस तरह लड़की के भाई हैं दोनों, वो पहली दफ़ा शायद आए हैं। नहीं नहीं, हाँ? वो दावर ने तो इन्हीं के साथ किया काम, अच्छा। पहले भी उनके ओटीटी अच्छा, प्रोजेक्ट के जो लिए। भाई हैं जी, छोटे। अच्छा। छोटा रिलेटिवली नहीं नहीं है, बड़ा। अच्छा अच्छा। लेकिन उमर ने तो पहले किया हुआ है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, शायद मुझे तो अगर याद नहीं आपको रहा मैंने। काबली पुलाव आपने देखा हो, हाँ हाँ, तो उसमें बिल्कुल। वो पुलिस वाले का रोल जो नादिया का स्टूडेंट होता है वो। अच्छा, ये जो हीरो है, हालांकि इसके इतने ज़्यादा ड्रामे नहीं मैंने पहले देखे, नया है ना, लेकिन उसने भी बहुत कमाल काम किया माशाल्लाह, मुश्किल काम किया, सही बात है ना। हीरो ना होना हाँ, बड़ा तो आपने एक कम पॉपुलर लोग बंदे को लिया, तो आपको लगता था कि ये कर लेंगे? एक तो जिस तरह का कैरेक्टर था, बहुत पॉपुलर एक्टर ने करना भी नहीं था। अच्छा। अनलाइक हीरो था ना हमारा, तो हाँ, हीरो था ही नहीं जो पहले ही सीन में जिसके कपड़े उतार दिए जाएं और बिल्कुल। वो प्रोटेक्ट ही ना कर सके जिसको हम्म, वो चाहता है, तो यहीं से मुश्किल हो गया ना। तो आप यहाँ पे तो कोई मौचो तो इस्टेब्लिश हीरो आता ही ना।
वैसे भी कोशिश यही थी कि जिस तरह का किरदार स्क्रिप्ट है इसमें नए लोग हों ताकि ज़्यादा रिलेटेबल हो, बिल्कुल छाप ना हो, तो बिल्कुल ये वजह थी। और फिर बाद में उनकी बहुत मेहनत थी, वाह अपना सहर की, नमीर के लिए वैसे ही ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि नमीर को शायद पता ही नहीं था कि हम किस इमोशन की बात कर रहे हैं या किस ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो एक बिल्कुल ही और दुनिया का बच्चा है। तो अगर नमीर आपको बहुत लग रहा है, फराज तो उसमें उसकी बहुत मेहनत है। अच्छा, वो दूसरे जो मियाँ बीवी वकील हैं उनकी भी माशाल्लाह बहुत परफेक्ट उनका भी है जी, आमना है ना, आमना वो तो बहुत बड़ी फनकारा है, लेकिन इस गौहर, रोल में वो हाँ। बड़ी जच्ची है। और फिर जो उनकी वालदा हैं वो जी, हिना बयात खाजा। उनके जो पंजाबी और उर्दू के मिक्स डायलॉग्स, और फिर बीच बीच में जो एक हम समझते हैं कि हमारी माएँ जो पढ़ी लिखी इतनी नहीं होती, लेकिन जो दानिश की बातें आपने लिखी हैं, मतलब एक उनके अंदर भी होती है, वो भी आपने उस सराइकी का लुत्फ नहीं लिया? ओए होए क्यामत, उस कुड़ी ने तो क्यामत की थी है उसका तो एक डायलॉग। अच्छा, मैंने कहीं देखा था कि उसकी सराइकी जुबान नहीं है, जी मादरी जुबान। साकिब उस्ताद है उनके हाँ, साथ, जो हमारे आईओ है ना। हाँ जी, लेकिन उस लड़की ने बोलते हुए कहीं एहसास नहीं हुआ कि वो पहली दफ़ा बोल रही है, वो उसके अंदर से निकल रही थी चीज़ें, कि इतनी हालांकि मुश्किल उसका था, लेकिन उसके तासरात उसके साथ बड़े मिल रहे थे। और मैं समझती हूँ हीरोइन के साथ ही वो भी उसी कैटेगरी में है। जी नूर, मेरा ही दिल चाह रहा था कि अगर प्लीज हम पता करें कि जो लोग यहाँ बैठे हैं, हाँ, इनमें से जिन्होंने अगर देखा हो तो वो बात मुख्तलिफ होगी, तो फिर जरा चलेगी तो अच्छा रहेगा। नहीं, मेरी तो छठो, मैं बल्कि आप में से किस किस ने एक और पाकीज़ा फॉलो कर रहे हैं जिन्होंने? आसिफ भाई आप देख रहे हैं? हाँ, मोमना ने भी देखा, जामी आप भी देख रहे हैं, अवैस ने भी देखा। सर आपकी नजर, हम तो आपको देखते हैं, आप भी हमें लेकिन आप देखेंगे। मुजम्मिल आपने देखना है और उस पे कुछ लिखना। अच्छा, मेरा बड़ा दिल ये है कि आसिफ भाई FIA से है, तो जरा प्लीज, क्योंकि जरा आपके वो नहीं, और आप हमेशा से इस बात पे कह रहे कि ये मीडियम यूज होना चाहिए अवेयरनेस के लिए। जी, मैं अच्छा नहीं, आसिफ एक सवाल है कि जो पहले तो बताओ ना कि जो वो बंदा है आपका, क्या उसका नाम था, आईओ, तो वो जिस तरह एक अगले बंदे से चीज़ें भी निकलवाता है लेकिन थोड़ा बेइज्जत भी करता है, तो क्या आप सब लोग ऐसे ही करते हैं? डॉक्टर साहबा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अच्छा, लेकिन जो एक्टिंग की है उन्होंने और जो डायलॉग्स थे या जो माहौल दिखाया गया, ज्यादातर ये माहौल होता है, वो माहौल होता है। अच्छा, मैं बल्कि वो क्वेश्चंस, इस पे बड़ी दफ़ा मीटिंग्स हो चुकी हैं हमारे सीनियर्स के साथ कि कुछ सर्टन क्वेश्चंस नहीं करने, यानी हमें उन लड़कों को, जो इंस्पेक्टर्स हैं हमारे साथ या सब इंस्पेक्टर्स हैं, उनको बताना पड़ा कि विक्टिम ब्लेमिंग क्या है। और काउंसलिंग हमारे ये 2018 में मैं हमारे वो साइकोलॉजिस्ट हायर की गई फीमेल्स, उसका मकसद ये था कि जब कोई विक्टिम हमारे पास फीमेल आती थी, एक तो मैं बैठा हुआ हूँ सामने, मेल के साथ बात करना बड़ा मुश्किल है और ये बताना। दूसरा ये था कि हमारे अंदर ऐसे एलिमेंट्स थे जो जज करने लग जाते हैं। अच्छा, इस पे हमारी स्ट्रेस काउंसलर हायर की गई। उन डायरेक्टली पहले जो भी इस तरह का सेक्शन 21 का केस होगा, जिन्होंने ड्रामा देखा हुआ उनको तो सबको पता है कि जिसमें ऑफेंसेस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, जिसकी वो डेफिनेशन है, या कोई भी ब्लैकमेलिंग है फीमेल के हवाले से, तो वो डील करेंगी, स्ट्रेस काउंसलर डील करेंगी। हम भी, मुझे तो खैर 18 साल हो गए, ये कल मुझे 18 साल हो गए साइबर क्राइम के लिए काम करते हुए, तो मुझे लगता है कि मैंने, अगर मैं अपनी ज़ात की बात करूं तो हमारे लिए लर्निंग थी कि हम खुद, मुझे अब किसी को परेशानी ख़त्म करना मेरे लिए आसान हो गया कि मुझे ये पता चल गया कि वो अद्धे पौने स्ट्रेस काउंसलर असी भी हो गए साइकोलॉजिस्ट के। हमारे पास जो विक्टिम आता है ना, सबसे पहले हमने हैरेसर की जो उसके दिमाग में है ना कि वो दुनिया का सबसे मजबूत बंदा है, हाँ, वो निकालना है उसके अंदर से। और उसके दो ही तरीके हैं निकालने के, एक वो कि उसको आप लॉजिकल एंड, इसको बोलते हैं कि लॉजिकल एंड तक लेके जाएं आप इस केस को कि उसको सजा हो। अच्छा,
दूसरा क्या होता है, दूसरा एक हमारा जो है वो मशहूर है, वैसे हम करते नहीं है, एक दूसरा तरीका होता है कि वो जो हैरेसर है उसको हम विक्टिम के सामने उस स्टेज पे ले जाते हैं, अगर हम ले जाएं कि वो, उससे हम पूछते हैं ना कि तुम्हारा नाम क्या है, वो कहता है जी माफ कर दो, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, माफ कर दो, और यार तुम ये तो बताओ तुमने किया क्या, सर माफ कर दो। मैं समझता हूं हम मतलब साइबर विंग के उस ऑफिसर ने इंसाफ नहीं किया जिसके पास फंसा हुआ बंदा दूसरी दफा ये क्राइम करता है। मेरी जाती अंडरस्टैंडिंग है ये। और स्क्रिप्ट के हवाले से मैं तो जाती तौर पे, नूर भाई ने मुझे ये अक्सर कोई ना कोई ड्रामा के पीछे लगा देते हैं, फिर बच्चे हमारे हंसते हैं कि ये माँ बाप किस चक्कर में पड़े हुए हैं। तो ये जो भी ड्रामा देखा, जो भी नूर भाई ने कहा, ये तो खैर मेरा अपना फील्ड था, मुझे इसमें उस तरह की कमी कोताही लगी नहीं। जो मैं इसमें शायद मेरी बात लंबी हो रही है, मैं इसमें जो चीज में थोड़ी सी फील कर रहा हूं कि शायद ये जो हमारे आईओ का रवैया या जनरली रवैया, मैंने वैसे जाती तौर पे इस पे पर्दा डालने की कोशिश की, 10 साल हो गए सोशल मीडिया पे मुझे भी काम करते हुए, लेकिन ऐसे केसेस नूर भाई मेरे पास ऑफिस में लाहौर में आते रहे हैं, ऐसे केसेस भी हैं कि 1-2 दिन के अंदर मसला हल हुआ। ये हंड्रेड्स ऑफ केसेस ऐसे हैं। अच्छा, वहां पे डिपेंड क्या करता है, मुझे लगता है हमारे सिस्टम की वजह शायद ना हो, शायद वो आगे ऑफिसर, शायद उसके माँ बाप बहुत अच्छे हों तो वो उसको पता हो मैंने ये 2 दिन में काम करना है। हमारे सिस्टम का फेलियर यही है कि आप उसको 2-2 साल 3-3 साल लेके बैठे रहो, अदालतों में जा रहा है, वो बेचारा विक्टिम जो है वो रुल जाता है। लेकिन ये पिक्चर रियल पिक्चर है जो आपने दिखाई है, अगर उसमें कोई फर्क होता तो मैंने बोल देना था। अच्छा करते आप बोल लेते ना, मैंने बोल देना था जी। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मेरी फर्स्ट हैंड थी ना, वो मैं आपसे एक तो कह रही हूं कि एफआईए मैं जाती तौर पे मतलब मैंने अपनी एनोनिमसली जी हाँ, मैं विक्टिम बनी रही ना थ्रू आउट, जब मैं उनसे बातचीत करती रही, तो उनके जो वर्ड्स थे ना वो आपको अगर नजर सुनाई दे रहे हैं ना आईओ के उसमें, तो ये वो पिक किया है मैंने एफआईए से, वो बोलने में ये मैम दरखास्त दो आना पेगा, हाँ, बिल मुशाफा करा देते बिल मुशाफा करा देते हैं, माफ कर देना बेहतर है। जी। यानी ये वो चीजें हैं कि जो कुछ ऑफिसर्स ऐसे जरूर हैं कि जिनकी डिक्शनरी में ये चीजें नहीं, और वो पूरी पब्लिक को पता है क्योंकि ये हर बंदे को वास्ता पड़ता है। ऐसे लोग हैं लेकिन वो कम है, जो आपने दिखाया वो परसेंटेज ज्यादा है। ये बहुत अच्छा हो गया, ऑथेंटिक हो। इसकी इफेक्टिवनेस आप कैसे, हाँ, बच्चियां घर आपकी और आपने चाह के बैठ के देखे। नूर भाई, मैं समझता हूं कि साइबर क्राइम में लॉ एनफोर्स करने से ज्यादा जरूरी अवेयरनेस है। हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, हो भी नहीं सकती कि 2 लाख कंप्लेंट्स आपकी 1 साल में हो और जिसमें क्रिमिनल आइडेंटिफाइड ना हो, तो वो टाइम लेता है। फिर आपका मेरे ख्याल से जो साइबर क्राइम अवेयरनेस का जो इसमें एलिमेंट है, वो कहते हैं ना कि जंगी बुनियादों पे काम होना चाहिए। इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं मेरे ख्याल से कि ये रूटीन से चलने चाहिए। मेरे पास सैकड़ों स्टोरीज ऐसी हैं, मैं इतनी स्टोरीज इसके, मैं नूर भाई से बात कर रहा था यार इस पे कोई वेब सीरीज बनाए, मेरे पास रियल लाइफ स्टोरीज हैं कि एक कंप्लेंट करने आई, सॉरी ये इसमें फिर बात थोड़ी लंबी होगी, एक कंप्लेंट करने आई, वाइफ आई, हस्बैंड आया उसका साथ कंप्लेंट करने, और उन्होंने कहा जी हमें बंदा चाहिए जिसने उसकी खातून की वीडियोस और पिक्चर्स वायरल की हैं। जिसकी वायरल हुई वो उसकी बीवी थी, कंप्लेनेंट बना वो बंदा, उसका हस्बैंड। दूसरे दिन हमें पता चल गया जो उसमें वायरल हुई पिक्चर्स वो उसकी पहली बीवी, दूसरी बीवी ने की थी, और पहली बीवी साथ आई थी, उसको नहीं पता था इसकी दूसरी शादी है। आप ये देखिए कि एक तो वो आपने क्रिमिनल को, सर हम फुफो बन गए एफआईए वाले,
हम फुफ्फो बन गए। हम फुफ्फो बन गए कि हमने एक तो क्रिमिनल पकड़ा, दूसरा 6 साल के बाद, 6 साल के बाद उसको पकड़ लिया कि उसकी दूसरी शादी भी हुई है। वो जो वुमेन, आप उसमें और बहुत सारे एलिमेंट्स मैंने देखे हैं जो खवातीन के हवाले से आपने उसमें वो छोटे छोटे टचेस दिए हैं जो ज़रूरी थे। मर्दों के खिलाफ भी होते हैं जी। आजकल जो सबसे ज़्यादा, ये पिछले 3-4 साल से जो, वैसे तो मर्द विक्टिम भी बने कि एक आया मुझे लड़की, अब वो कहती है कि शादी करो, तो वो मम्मी डैडी सा लड़का, तो वो हमारे वो थोड़ा सा कि यार ये अच्छा, लड़की कहती है कि भाई अब शादी करोगे मेरे साथ, लड़की के पास उसकी पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, लड़की भी, लेकिन ये मेरे ख्याल से शायद 1% से भी कम। बट आजकल जो मर्दों के साथ हो रहा है वो गैंग्स हैं, हनी ट्रैप वाला। अच्छा, ये रियलिटी है, बहुत पकड़े हैं इस तरह के लोग। वो उसमें फीमेल्स भी होती हैं, गर्ल्स होती हैं, वो कपड़े उतार देती हैं, वो बंदा कपड़े उतार देता है आगे से, उसकी वीडियो बन जाती है। कुछ ऐसे होते हैं कि जस्ट एक वीडियो कॉल मुझे आ गई, मैंने ले ली वीडियो कॉल, अननोन है, आगे लड़की कपड़े उतार के बैठी हुई थी, सपोज कर रहा हूं, मैंने ले ली अननोन वीडियो कॉल, वो फौरन मैंने बंद कर दी। वो जो स्पर ऑफ द मोमेंट, एक नैनो सेकंड का जो है, उसने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाई हुई थी, उसने मेरे भेजना है मुझे फिर के तुम मेरे साथ ये चैट करते हो। अब मैं किस किस को बताऊंगा वो एक स्क्रीनशॉट से कि यार ये मेरे साथ ये हुआ है। आप लोग के लिए दूसरा सबक है आज का जी। मैंने एक वीडियो बनाई थी जब ये केस आया, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि वीडियो कॉल अननाउन से नहीं लेनी है आपने, एक वीडियो। और उसमें मैं आपको बताऊं कि लीडिंग आपके जो वो टारगेट करते हैं, रैंडम कॉल्स नहीं होती, बिजनेस कम्युनिटी, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, शोबिज, मतलब जी 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 जी, वो मतलब वो लोग जी जो भाग नहीं सकते, जो पैसे दे सकते हैं, फिर वो उनकी जो वो मांगते हैं पैसे, वो बढ़ता जाता है। $500, $1000 ऐसे बिजनेसमैन मैंने देखे हुए हैं कि उन्होंने पता नहीं कितने 20-20 हज़ार डॉलर्स दे दिए, फिर अल्टीमेटली बात वहीं काउंसलिंग पे चली जाती है कि ऐसे गैंग्स को पकड़ा, बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं, लाहौर के बड़े लॉयर्स उनके पीछे खड़े होते हैं, वो फिर आप भुगतते हैं उनके। बट मैं फिर एक आखिरी बात इस पे यही करूंगा कि मैम जो आपने ये लिखा स्क्रिप्ट और जो ये ड्रामा था, ये एक कॉन्टिन्यूअस एफर्ट होनी चाहिए, जो मैं समझता हूं। मैंने 18 साल में, एक मेरी जिंदगी के 2 डेकेड्स हैं सर, ये अवेयरनेस का हिस्सा है। इन लोगों को अवेयरनेस देनी है और ये इसी तरह से दी जा सकती है। और वरना हमारे FIA का हाल आपको पता है, FIA हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, बैरियर्स भी बहुत सारे हैं कि आपको फेसबुक से डाटा लेना पड़ता है, बट जो FBI का बैठा है उसकी एक क्लिक पे डाटा आ जाना है। हमें हमारी उसको MLAT बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा इसमें कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी इसको बोलते हैं। MLATs नहीं है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जो कि साइंड होनी चाहिए। हमने एफर्ट की, ये भी मेरा ख्याल 2020 की बात है, हमने एफर्ट की। हमारी जब वो आए फेसबुक वाले, ट्विटर वाले, वो आके बैठे तो हमारे आगे पुलिस ऑफिसर्स बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी बंद कर देंगे, उन्होंने कहा थैंक यू सो मच, मीटिंग ही नहीं हुई। हमारे जैसा बंदा, हमने डाटा लिया फेसबुक से, हम अपने तौर पे एफर्ट करके हमने इस तरह लिया कि उनको गोरा कॉन्शियस है, अपनी रिप्यूट कॉन्शियस है। हमने कहा जी आपकी रेपुटेशन खराब हो रही, उन्होंने हमें डाटा दिया। विदाउट MLATs हम डाटा लेते रहे। जब पुलिस ऑफिसर के हाथ में चीज आई तो खराब हो गई, उसकी वजह से थोड़ी हमारी वर्किंग डिस्टर्ब हुई। बट ये है कि इसको बेहतर किया जा सकता है, वो जिस लेवल पे किया जा सकता है वो उस लेवल तक फिर हमारी रसाई। मेरे ख्याल है किसी दिन हम आसिफ के साथ एक स्पेशल रखेंगे। तो बहुत शुक्रिया आसिफ, सलामत रहो। वेलकम। जो है पहले आपको याद होगा, आज से 10-15 साल पहले तो लेडीज़ के साथ जो भी होता था वो बिल्कुल उसको रजिस्टर नहीं होती थी, और ख़ास करके देहातों में इज़्ज़त आबरू के लिए लोग बात नहीं करते थे। एक जो मे बी मुझे शाह साहब कहते हैं आई एम ऑप्टिमिस्ट, टू मच ऑप्टिमिस्ट, और मैं चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो देखता हूँ, बट आई एम सीइंग इट कि विद हैविंग ऑल जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं, आज गांव के लोग भी औरत को विक्टिम समझते हैं अगर उसके साथ ज्यादती हुई है। पहले वो समझते थे कि इसकी इज्जत तार तार हो गई है और कोई इससे शादी नहीं करेगा, और इस तरह के मामला थे, बहुत दबी हुई थी चीज़ें।
अभी जिस तरह इन्होंने फरमाया है कि बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ में भी ना हो, 2 लाख केसेस हैं, लेकिन आज औरत के साथ लोग, मेरा ख्याल है कि लोग सिंपथाइज करते हैं और उसको विक्टिम समझते हैं। मैं अब ये नहीं कहता हूँ कि ये टोटल ऐसा होता है। दूसरी जो अच्छी बात है कि इन तरह की चीज़ों से जो इन हाउस और जो आपने भी, मैं आया हूँ जब आप बात कर रही थी कि ये सिर्फ हरासमेंट जो है ना, ये सिर्फ ये नहीं है कि एक आवारा और अयाश बंदा ही करता है। आपके इन हाउस एम्प्लॉइज़, आपके रिलेटिव्स, जिनके बच्चे वो मासूम बहुत ज़्यादा एक्सेस में होते हैं, ख़ास करके व्हेन दे आर यंगर्स, मेरे ख्याल में ऐसी अवेयरनेस होनी चाहिए। और फिर शाह साहब मुझे कहते हैं आई एम ओवर ऑप्टिमिस्टिक, मुझे ये लगता है कि लेडीज़ जो है ना, एक वो जो बिल्कुल एक जमूद था वो टूट गया है और लोग आवाज़ बुलंद करना शुरू हो गए हैं। फिर जो यूरोप में और वेस्ट में एक चली थी मी टू, एक कैंपेन चली थी, शायद उस तरह पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन आज वो जो है, क्या नाम है उनका, जो फैज़ के नवासे हैं, जिन्होंने कहा कि आई वॉज मिसट्रीटेड एज ए यंग एक्टर भी हैं, अदील हाशमी। सो आई अप्रिशिएट कि उसने ये बात की है। और इस तरह लोग अब विक्टिम को जब तक विक्टिम नहीं समझेंगे और विक्टिम ब्लेमिंग होगी तो वो बुरी चीज़ है। और दूसरा, मैं अब जो देहात में गया था, गांव में अभी कल ही गया हुआ था, तो मुझे मोटरसाइकिल्स पे ना, स्कूटीज़ पे लड़कियां नज़र आईं। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई। और मुझे याद है कि मेरी बहनों की जब शादी हुई तो उनके शादी कार्ड, वो जो कार्ड छपते हैं ना, तो उस पर उनके नाम नहीं लिखते थे कि उसकी ना बेहयाई हो जाएगी, उसका नाम मर्दों में चला जाएगा। मंडी भावती। तो बाकी सारे देहातों में भी लड़की का नाम नहीं होता था, दुख्तरे फलां फलां की शादी फलां के मर्द का होता था, और जो लड़की थी वो दुख्तरे या बेगम फलां, जो होस्ट भी होते थे तो बेगम फलां फलां। और आज मैं देखता हूँ वहाँ पे बच्चियों के नाम लिखे हुए हैं, वहाँ पे वो सेलिब्रेट कर रही हैं और थोड़ा बहुत स्कूटर चला रही हैं। अच्छा, वो बेचारी वेट करती थी कि जी कोई बंदा आएगा, अंकल चाचा स्कूल से छोड़ने, वो स्कूल वेट करती रहती थी, अब्बा आएगा मोटरसाइकिल से लेके जाएगा। सो मैं तो बड़ा खुश हूँ। और सब ऐसी ख़वातीन जैसी आप हैं, आई रियली अप्रिशिएट यू गाइज, क्योंकि आप उस वक्त से एक्टिव हैं जब बहुत कम लोग एक्टिव थे। और उसमें बहुत सारे नाम हैं, आई विल नॉट टेक, एंड आई रियली सल्यूट टू द लेडीज़। और नॉट ओनली बिकॉज यू आर वुमेन, यू आर वेरी क्रिएटिव, आई हैव हर्ड फ्राम मुजम्मल, और आपके बारे में मुझे जाना है और उन्होंने बड़ी बात की, बहुत शुक्रिया। मैं तो बड़ा होपफुल हूँ कि चेंज आएगी इससे। आपको मैं ख़ास तौर पर मैंने कहा भी प्ले देखने को, ये इन्होंने जो आपकी वो है, क्या कहलाता है आपका भाई बोर्ड, जो दरसन निज़ामी, हाँ दरसन निज़ामी के ये टॉपर हैं पाकिस्तान में 5 साल मुसलसल, और एमफिल भी कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी, और सब कुछ कर रहे हैं, और यूट्यूबर भी, इनका एक चैनल भी है, और साकिब का इंटरव्यू भी इन्होंने जैसे, तो मुझे बड़ी वो खुशी भी, और आई वांटेड हिम टू वॉच कि भाई शरकपुर में ये होते हैं कि कैसा इनका ख्याल है, तो मुझे लगता है बड़ा ज़रूरी है कि हम सुने। जी कासिम जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, नूर भाई ने इनवाइट किया। तो चीज़ याद आ रही थी कि बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो ना थी। उसकी वजह यह है कि बचपन में ख़ास तौर पे जब वो जी टीवी और स्टार प्लस, स्टार रूट्स वगैरह का दौर था, मदारस की तरफ अभी रुझान नहीं हुआ था, तो वो कुमकुम और क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो सारी चीज़ें साड़ी में देखना, तो बीगुल साहिबा को आज सामने पहली दफ़ा देखना हो, बड़ा मैं इसको इंजॉय कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा मुझे लग रहा। तो एक और पाकीज़ा के मुतल्लिक नूर भाई के जितने भी ख़ास तौर पे सीरियल्स होते हैं, उससे पहले केस नंबर 9 था, उसको बड़े डीपली देखा। मैं कल परसों की बात बताता हूँ कि मेरी जो छोटी हमशीराएँ बहन हैं, उनके साथ वो प्यार मोहब्बत उल्फत और वो नोक झोंक वाला एक जो सिलसिला इस तरह का चलता रहता है। तो मैंने इस तरह एक दो जो बातें उनसे की, तो वो ना ड्रामे के कुछ सेक्शन उसने देख के रटे हुए थे। तो वो कहती है मुझे पता चल रहा हो, बाद में वो बाकायदा चैट जीपीटी करना, उसको गूगल करना कि मेरे ये जो है ना हमारा जो दीन है वो भी इसको किस तरह बयान करता है, उसके साथ साथ हमारा जो कानून है उसकी अवेयरनेस, क्योंकि उस तरह नहीं थी, मोबाइल हर घर में हर हाथ में है और वो कमर्शलाइज सारा एक सिस्टम है। तो सीरियल्स की मद में इस तरह की चीज़ों का सामने आना मेरे लिए वो बड़ा खुशगवार है, और मैं इन सारी चीज़ों को बड़ा इंजॉय करता हूँ ख़ास तौर पे। और उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात, मेरी जो बड़ी हमशीरा है वो कश फाउंडेशन जौहर टाउन जो इनका हेड ऑफिस है उसके बिल्कुल बैक साइड पे, तो मुझे वो समझ नहीं था ये क्या करते हैं, बस इतना था कि ये कर्जे देते हैं और शायद वो, लेकिन वो इस तरह के काम भी करते हैं, ये बड़ी खुशगवार हैरत थी। अल्लाह ताला
इस तरह के कामों में। और काशिफ निसार साहब और साकिब समीर साहब बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। 1 घंटे के करीब उनका जो एक इंटरव्यू हुआ मेरा ऑनलाइन उनके साथ, तो वो जो डायलॉग्स लिखे हुए थे ख़ास तौर पे कि वो जब ये रिश्वत की बात चलती है तो वो कहते हैं नहीं मैं तो खाता ही नहीं, वो लेता ही नहीं, वो दूध और गोश्त की जब वो बात चलती है तो वो बड़ी साकिब समीर साहब की चीज़ें इंजॉय करते हैं। नूर भाई ने उसमें कमाल की एक्टिंग की, नादिया अफगन साहिबा ने कमाल। तो मेरे लिए ये बड़ी चार्मिंग चीज़ भी है और मेरी दिल से दुआएं भी हैं। और मैं एक जो ख़ास तौर पे गुजारिश करना चाहूँगा, पता नहीं मुनासिब है या नहीं, कि मदारस के अंदर कुछ चीज़ें इस तरह की जो काबिल इतराज़ हैं और उनके मतलब जो अवेयरनेस होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसा केसेस हैं और स्टोरीज़ भी हैं, लेकिन कॉलम्स की हद तक और सोशल मीडिया की हद तक उनको बयान करते हैं, लेकिन इस तरह की अवेयरनेस यानी जो एक हाँ वही मैं कहने लगी थी। तो ये छोटी सी गुजारिश है। बेस्ट विशेस सबके लिए, थैंक यू। होपफुल तो अल्लाह ताला सलामत रखे। नूर भाई थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया जामी साहब, सलामत रह सकते हैं। जी जी मुझे ज़हन में ये रखना बीगुल ने नंबर देने बात करना सवाल जी बिस्मिल्लाह। मेरे 2 छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस थे और सवाल थे। मेरी उम्र तकरीबन 23 साल है और मैं इमेजिन करता हूँ कि जो किरदार ड्रामे में उनकी भी उम्र तकरीबन 23-24 ना कि 25 के करीब होगी। तो पहला मेरा एक सवाल था कि हम ये जो नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल किरदार का नाम पाकीज़ा है, हाँ हम ज़्यादातर लफ्ज़ पाकीज़ा को क्लीनलीनेस से कर देते हैं। तो जो जितने भी दफ़ा ड्रामे के अंदर लफ्ज़ पाकीज़ा इस्तेमाल किया गया वो बिल्कुल इस तरह के एक मुआशरे के एक मुंह के ऊपर एक थप्पड़ है कि आपने क्लीनलीनेस को किस चीज़ के साथ जोड़ दिया है। तो मैंने ये पूछना था कि एज अ 23-year-old जो लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल एक राइटर ने एक चीज़ लिख दी, उसने अपने मुआशरे को एक तरीके से एक थप्पड़ मार के राह पे वही काम डायरेक्टर ने किया वही। तो एक नॉर्मल 23-year-old इंसान जो चाहता है कि उसके आगे आने वाली जनरेशन्स इस तरह की चीज़ के अंदर से ना गुजरे, बड़ों के ख्याल के अंदर जो हम ड्रामे में भी देखते हैं कि उनसे बड़े जो हैं वही उनको राह पे डालने के लिए, तो मैं फिर दोबारा बड़ों से पूछूंगा कि क्या करना चाहिए मेरे जैसे 23-year-olds को और बहुत सारे लोगों को कि वो इस तरीके को रोक सकें या इसको ख़त्म। बहुत अच्छी। अच्छा ये पाकीज़ा नाम वाला हम भूल गए थे, माशाल्लाह वैस ने याद कराया कि जिस तरह उस ड्रामे में भी बताते हैं कि बिगुल बात करेंगी, लेकिन मैं 1 मिनट की बात करूँगी कि वो बड़े मुरादों से बेटी पैदा होती है, क्योंकि 2 बेटे होते हैं, फिर बड़ी दुआओं के बाद बेटी पैदा होती है, उसका नाम पाकीज़ा रखते हैं। और घर में वो बड़ी बहादुर है, क्रिकेट खेल रही है, बाप की बड़ी लाडली है। और फिर वो करैक्टर जब उल्ट होता है कि एक पाकीज़ा लड़की है और फिर उसने क्या किया, तो माँ भी कहती है मैंने इस बेटी को क्यों जन्म दिया। तो वो तो माशाल्लाह आपने जो नाम भी रखा और सारा, तो बाकी बात तो आप करेंगे, लेकिन ये भी बड़ा वंडरफुल मोड था। अवैस मेरा बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। अच्छा ये बात मैं इसकी मौजूदगी में कहना नहीं चाह रही थी मगर मेरा ख्याल है जो बात कर रहा है ये कि एज ए 23 years old या 20 years old हमें क्या करना चाहिए, तुम लोगों को तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। यू शुड लिव योर लाइफ हैप्पीली, आज़ादी के साथ, खुशी के साथ करना तो हमें चाहिए। हमारा करने का काम है कि हमने कैसे आगे रास्ते बनाए हैं। तुम लोगों को आज़ादी से जीना चाहिए, खुश रहना चाहिए। और तुम लोगों का आई डोंट थिंक कि ये बर्डन हम आप पर डाल सकते हैं यंग टीनेजर्स के ऊपर या अर्ली 20s के ऊपर कि आप अपने आप को ठीक करें। तो बहैसियत एक सोसाइटी आई थिंक सबको कलेक्टिवली काम करने की ज़रूरत होती है। एक किसी सेगमेंट पे, एक क्लास ऑफ सोसाइटी की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो सारा उठा ले। और अगर ये देखा जाए तो उसमें कुछ जो आपका एंटेगनिस्ट है उसकी भी तो उम्र इतनी ही है ना। सो आई डोंट थिंक इट इज़ प्रिसाइसली एज रिलेटेड एज सच, लेकिन किस माहौल में वो बड़ा हुआ है और किस माहौल में दूसरे बच्चे बड़े हुए हैं, तो जहाँ वो बड़ा हुआ है वहाँ पर बड़े तो होंगे उसके आसपास ना, उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि आपके घर में कैसा इंसान है, चाहे वो आपकी औलाद हो। तो ऑल द वे जो पूरी आर्क है उसकी माँ की भी, पाकीज़ा की माँ की, वो यही है ना कि
देयर इज़ अ पैरेलल, एक पाकिज़ा का भाई है क्रिमिनल जिसने ऑफेंस किया, एक ये लड़का है जो हमारा विलन है जिसने क्रिमिनल ऑफेंस किया, दोनों ने एक ही काम किया, दोनों ने एक ही वजह से किया है। लेकिन अगर उसके घर वाले उसको सपोर्ट ही एज सच कर रहे थे, मगर ये इसकी माँ तो नहीं सपोर्ट कर रही है अपने ही इस बेटे को जो उसका सबसे अजीज़ बच्चा है, सब बच्चों में से वो फर्स्ट बॉर्न, जो एक माँ को एक फर्स्ट बॉर्न लड़के से मोहब्बत होती है, तो वो उसी के ख़िलाफ़ रिपोर्ट करती है और विटनेस बनती है कि मेरे बेटे ने ये क्रिमिनल ऑफेंस किया है। तो दिस इज़ वही सारी जिम्मेदारी तो इधर है ना, हम पर है, आप पर नहीं है। माशाल्लाह। मौज़ूआत सबके तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। पिछले तो कुछ सालों में मतलब रोमांस के हवाले से आप देखें तो एक बंदा ऐसे चुपके शादी की हुई है या इस तरह के मौजू हैं जिसमें कोई आम लोगों के लिए कोई लेसन नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह का अभी हमने जितनी भी बात की है एक और पाकीज़ा के हवाले से, कि ये कैसा काम है और क्या होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, दिस आई थिंक दिस इज़ द प्रॉपर टास्क ऑफ आर्ट, बिकॉज एक मैं तो ये हमेशा समझता आया हूँ कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट इफ़ यू आर मेकिंग कंटेंट, तो उसमें कोई भी ना मीनिंग हो सकता है, ना उसका कोई लार्जर पर्पस सर्व करेगा वो, बिकॉज वो एक डोपामीन रश देगा आपको फॉर अ टाइम बीइंग, और आप कोई मैसेज और टेक अवे उससे ले नहीं सकते हो। सो दिस इज़ जिसको वो पोलिटिसाइजेशन ऑफ एस्थेटिक कहता है वॉल्टर बेंजामिन। सो आर्ट के ज़रिए जो चीज़ कन्वे हो सकती है वो हमारी तरह के बोरिंग लोग नहीं कर सकते, बिकॉज नॉन फिक्शन जो है जिसमें बिल्कुल ही सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात होगी, ड्राई बात होगी, अ लॉट ऑफ ऑडियंसेस वोंट गेट एनीथिंग फ्रॉम दैट, क्योंकि उनको लगेगा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, इंटेलेक्चुअल एग्जॉस्शन है इसमें। सो आर्ट इज़ एन एवेन्यू जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से कन्वे करना जानती है, जिसमें हमें ट्रबल फेस होता है या बाकी सबको होता है। और एक और चीज़ ये है कि वाई दिस टॉपिक इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन दिस डे एंड एज, उसकी वजह ये है कि पहले तो इशू ये था कि एक ऐसी ऑडियंस जो स्कूल नहीं जा रही, जो लिटरेट नहीं है, उससे उठने वाले सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो मर्द हैं उनको पता नहीं है कि ख़वातीन के हकूक़ या राइट्स हैं क्या। अब ये है कि जो डिजिटल स्पेस पे मर्द हजरात हैं, दे आर गेटिंग मोर रेडिकलाइज्ड अगेंस्ट वुमेन। उसकी वजह यह है कि ये मैनोस्फेयर की जो टर्म हम सुनते हैं, जिसमें दिस इज़ एन ऑल टुगेदर अ न्यू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ सोशल मीडिया, जो ये प्रीच कर रहा है, जिसको 80-20 रूल कहते हैं, इसको पेरिटो प्रिंसिपल भी कहते हैं, इस पर वो अभी मूवी भी बनी है। इनफैक्ट इट वाज अ सीजन एडोलेसेंस जो बहुत पॉपुलर हुआ और ब्रिटिश स्कूल्स में दिखाया गया बच्चों को कि हर स्टूडेंट ये देखे और इससे रियलाइज़ करे कि ये जो वायलेंस हो रहा है इसकी बेसिस क्या हैं। अब उसमें व्हाट डू दे बिलीव, एक्चुअली वो ये बिलीव करते हैं, आ जाए लेजिस्लेशन भी कर लिया या नहीं, हमारी नहीं। उसमें वो बिलीव ये करते हैं कि 80% ऑफ द वुमेन विल गो फॉर 20% ऑफ द मैन ओनली, सो द रेस्ट ऑफ द 80 विल हैव टू फोर्सफुली चेंज दिस हायरार्की एंड ऑर्डर, क्योंकि बाकी जो 80 हैं वो डिप्राइव्ड हैं फीमेल अटेंशन से, तो उनको फिर फोर्सफुली ख़वातीन का कंसेंट लेना है, और उसके लिए दे हैव टू स्टॉप अस्यूमिंग एज इफ़ दे आर ह्यूमन बींग्स, सो दे आर एंटिटीज़ विच शुड नॉट बी हैविंग एनी कंसेंट बिकॉज दे आर डिप्राइविंग दैम फ्रॉम फीमेल अटेंशन। और उससे वो मैंटेलिटी नज़र आती है जो सना यूसुफ का मर्डर केस हुआ इस्लामाबाद में अभी, उसमें आप देख लीजिए कि क्या था, वो एक खातून ने सिर्फ डिनाई किया कि आपसे मुलाकात नहीं करनी मैंने, एंड द गाय जस्ट एंटर्ड द प्रेमिसेस ऑफ द हाउस एंड गन्ड द वुमन डाउन। इसी तरह ज़ाहिर जाफ़र का अगर हम केस देखें, वो अनएजुकेटेड आदमी नहीं था, वो इलिटरेट नहीं था, उसने साइकोलॉजी भी पढ़ी हुई थी, एंड डिकैपिटेटेड अ वुमन इन द कैपिटल सिटी हु वाज नॉट अ वुमन हु वाज अंडर प्रिविलेज्ड। वो भी एक एक्स एम्बेसडर की बेटी प्रिविलेज खातून थी। तो बात यह है कि अब ये चीज़ तो कंट्री साइड से निकल के, फार ऑफ एरिया से निकल के शहरों में आ चुकी है, और बच्चे आपके ही घरों में बैठ के इमोजीज से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और उन इमोजीज में वो रेड पिल जो एक पूरा मैनोस्फीयर बनाया हुआ है, जिसमें यह है कि जिस मर्द को रिजेक्ट कर दिया खातून ने, वो अब फोर्स का इस्तेमाल करेगा। सो जितनी इंपॉर्टेंस इस टॉपिक की आज आई थिंक इट वाज नेवर देयर, बिकॉज पहले एक पोलराइजेशन थी कि कुछ प्रो ह्यूमन राइट्स हैं, कुछ एंटी ह्यूमन राइट्स हैं। अब जो पढ़े लिखे एलीट स्कूल्स में भी जा रहे हैं, वो भी मैनोस्फीयर का पार्ट बन रहे हैं, वो भी एंड्रू टेट को सुन रहे हैं और इस तरह के लोगों से इम्प्रेस हो रहे हैं। अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री भी मैनोस्फीयर के नाम से आई है, उसने वो सब वीलॉगर्स को दिखाया है जो प्रॉब्लमेटिक तरीन आइडियाज़ को सोशल मीडिया पे अटेंशन सेल करने के लिए बेच रहे हैं। सो दिस काइंड ऑफ एन आर्ट इज़ मैसिवली आउट नंबर्ड। पीपल लाइक यू एंड बीगुल आर मैसिवली आउट नंबर्ड, अली की तरह के लोग, आपकी तरह के, क्योंकि जितना मुझे पता है आपकी इंडस्ट्री में और जो हमारी इंडस्ट्री है, दोनों में तादाद ज़्यादा मिसोजिनिस्ट और उन लोगों की है। तो हम हमेशा फाइनेंशियली भी सफ़र करेंगे इस तरह का काम करके,
और दूसरा ये है कि पॉपुलर वेव को राइड करना बहुत आसान काम होता है कि 2% की औरत वाली बात कर देना या इस तरह की चीज़ें करना। सेल होती हैं ना, ज़्यादा कैची होती हैं, इसके फॉलोअर भी ज़्यादा होते हैं, बट आई थिंक इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू swim against the tide and say things which will invite a lot of hatred. So thanks a lot for both of you, to both of you for saying this and for standing for a principle and not for riding the popular tide. I think congratulations. बहुत शुक्रिया, जीते रहो। पॉजिटिव बात कर रहे थे तो मैंने कहा उसमें मैं ऐड कर दूं, क्योंकि इतना वो डिस्पॉन्डेंसी लग रही थी कि मैं किंग एडवर्ड में काम करती हूँ और वहाँ पे शायद आपको पता हो बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को इसी तरह एक मेजर बन के एक आदमी तंग कर रहा था। सो के लोग हैं जो हेल्प आउट करते हैं, और ये वो डॉक्टर्स हैं जो अभी इतने प्रिविलेज नहीं हैं, ट्रेनी डॉक्टर्स हैं। तो उसी में से हमारे एक मेल डॉक्टर हैं, उन्होंने बाकायदा फिर केस किया, इन्वेस्टिगेट किया, उन लड़कियों को अनोनिमस रखा गया, आज तक उनकी आइडेंटिटी नहीं पता, वो बंदा जेल में है, उसको फॉलो किया। सो उसने इंडिविजुअली, उस लड़के ने उन सारी डॉक्टर्स, वो बेतहाशा डॉक्टर्स थी जिनको वो ब्लैकमेल कर रहा था, तो और उसको उसके कैफरे किरदार तक पहुंचाया और उसको चेज़ करता रहा। वो पता है पेशियाँ पड़ती हैं फिर ऊपर से एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट। तो देयर आर पीपल अराउंड अस जो ख़वातीन की इस तरह की जो एक्सप्लॉयटेशन है उसमें उनका साथ देते हैं। तो बहुत पॉजिटिविटी भी मैं देख रही हूँ। और जी जी, अच्छा डॉक्टर मोमना, आप थोड़ी इसके प्ले के हवाले से बात करें। मैं प्ले के हवाले से ये बताऊंगी कि मैं पहले बिल्कुल को भी ये कह रही थी कि इससे ऑलरेडी एक जो एक मोमेंटम बिल्ड हुआ है ना, इससे हिम्मत मिल रही है। मैं सरकारी सेटअप का आपको बता सकती हूँ, डॉक्टरों का, मेडिकल डॉक्टर्स, और बहुत मार्जिनलाइज ग्रुप होता है, बड़ा स्ट्रेसफुल काम करना होता है, बड़ा प्रॉक्सिमिटी में आदमी और औरतों ने काम करना होता है, अनलाइक कई और सरकारी इदारे कि आप हाथ भी लगा रहे हैं, एग्जामिन भी कर रहे हैं, इतना करीब है। टीचर, स्टूडेंट्स, पेशेंट और डॉक्टर्स का, नर्सेज होते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस तो जो क्रिएट हो रही है, हिम्मत हौसला भी मिल रहा है। और वो मैंने मुझे ड्रामे की अहमियत का पता ही उस कॉन्वर्सेशन से हुआ था। मैं तो देखना नहीं चाह रही थी कि थोड़ा मुश्किल ड्रामा है, तो अभी प्रॉब्ली जैसे बंदे को होता है कि लाइट देखना चाह रहा है कोई। तो जब मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी कि वो उसको इतनी पॉजिटिव वेन में, जहाँ पे कभी कोई बात ही नहीं होती, वहाँ तो हर वक्त प्रमोशन हुई नहीं हुई, वीसी साहब क्या कह रहे हैं, ये कॉन्वर्सेशन हमारी तो दुनिया ही का लहदा यही चलता रहता सारा दिन। तो वहाँ पे ये बात हो रही थी और बहुत डिटेल में हो रही थी। और वो फिर बात सुन के आई वुड सी कि एक और असिस्टेंट प्रोफेसर आ रही हैं, अच्छा उनकी बात कर रहे हैं, अच्छा काश बिल्कुल की बात, ड्रामा तो बहुत अच्छा हम भी देख रहे हैं, और यू नो सो ये बहुत ही, आई थॉट आई नीड टू कन्वे दिस। बहुत अच्छी बात। क्राइम तो कभी ख़त्म नहीं होगा, और जितने नए टूल्स आएंगे, नए तरह के क्राइम आएंगे जो आपको अचीव कर रही हैं या करना है हमें, हमारी सोसाइटी को। ये नहीं कि लेडीज़ बाहर हरास नहीं होती, वहाँ पे कोई रेप नहीं होते या वो मिसयूज़ नहीं होती, ये एब्सटेंट क्राइम। जो फ़र्क है बहुत बड़ा, वो ये है कि विक्टिम ब्लेमिंग और विक्टिम शेमिंग, कि हमें वो अचीव करना है कि एक खातून जो है उसके साथ ज़्यादती हुई है और उसको क्राइम समझा जाए, और ये एक सबसे बड़ा जो है ना, ये अचीव करना है। क्योंकि दुनिया रहती तक जो डार्क फिलॉसफी के माहिर बैठे हैं इधर, तो ह्यूमन इज़ कंस्ट्रक्टेड, इसके बकौल मैं तो ऐसे नहीं समझता हूँ। नहीं, मैं ये एक लहदा से डिबेट है, इस पर नहीं हम बात करते। बट आप एक्सपर्ट बैठे हैं, नए क्राइम देखें ना, ये पहले साइबर क्राइम होता ही नहीं था, साइबर ही नहीं था, साइबर क्राइम ही नहीं था। तो साइबर आया तो साइबर क्राइम भी आ गया, कोई नया टूल आएगा, नया क्राइम आएगा। बट विक्टिम शेमिंग और विक्टिम ब्लेमिंग और विक्टिम जो क्राइम हाइडिंग है, जो एक खातून के साथ ज्यादती भी होगी और वो बेचारी उस वजह से परेशान होगी कि अब मेरे घर वाले मेरे साथ क्या करेंगे। तो इसके लिए ट्रिब्यूट है, और आपका बड़ा नाम मैंने सुना है मुजम्मिल से, मुझे उस तरह से, और बात में मुजम्मिल का वाला नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि आना है आपने ज़रूर। हम रात दिन इकट्ठे होते हैं तो कन्वर्सेशन होती रहती है। और शुक्रा साहिबा जो है, इनकी कंट्रीब्यूशन, शी इज़ वन ऑफ वेरी फ्यू एंड पायनियर लेडीज़ जिन्होंने पंजाबी में भी बड़ा अच्छा काम किया है। डॉक्टर गजाला इरफान, माशाल्लाह जी। डॉक्टर साहबा, मैं एक दो चीज़ें कहना चाहती हूँ। एक तो ये कि मैं ड्रामे नहीं देखती,
इसलिए नहीं देखती कि मुझे लगता है कि मैं टाइम ज़ाया कर रही हूँ। तो जब आप इस किस्म के टॉपिक्स जो हैं वो लेके आएँ, जो कि सोशल ईवल पे, हमें पता है कि हमारा जो एक माशरा है वो डिनाइल में रहता है, हम कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम समझते हैं कि हम तो ऐसे हैं ही नहीं, हम तो बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो जब ये आप चीज़ें हमें अवेयरनेस देंगी तो ये बहुत कंट्रीब्यूशन है। मतलब यहाँ पे सबकी बातें सुन के मैं भी कहती हूँ कि मैं ड्रामा देखूँगी। ये अचीवमेंट है। वाह वाह वाह, वेरी गुड। लेकिन दूसरी बात जो आपने एक फलसफे के हिसाब से, हमने हमेशा ये सोचा कि आदमी तो रैशनल है और औरतें इमोशनल हैं, और इतनी ये क्लियर कट हमने एक डिस्टिंक्शन बनाई हुई है। तो आपने जब ये कहा कि वो जो माँ है उसको पता है कि मेरा बेटा अगर सही नहीं है तो उसको अवेयरनेस है और वो उसको डिनाई नहीं कर रही, तो ये एक जस्टिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब भी हम इस किस्म की सोशल इवेंट्स की बात करें तो हमें उसको प्रोपेगेंडाइज नहीं करना चाहिए, वो प्रीचिंग नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो प्रीचिंग लगेगी तो फिर हम स्विच ऑफ कर देंगे। बिल्कुल। वो इतनी सटली होना चाहिए, जैसे कि जो मैंने सुना है कि आपने सटली एक बात की है, कन्वे भी हो जाए बट कहे नहीं, एक फलसफे का लेक्चर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। वाह बहुत अच्छे। तो बचाऊंगा कुछ म्यूजिक की भी तो बात हमें थोड़ी सी, वो आपसे तो कुछ आना चाहिए ना, अगर बिलखुसूस म्यूजिक कॉन्फ्रेंस एंड मैंने ड्रामा नहीं देखा। नहीं, वैसे म्यूजिक का ओवरऑल मैं बात कर रहा था, ये म्यूजिक कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा था, या आप यू मेक इट अ पॉइंट कि आप जाती हैं ऐसी तकारीब पे, सबके साथ भी देखा और वो सारा, तो वो भी जो लाहौर, मैंने कहा अगर आप बैठी हैं तो वो भी पता लगे तो बड़ा अच्छा लगे। अच्छा, नहीं, मैं हमारा ये है कि जी हमारा ख्याल ये है कि जो हमारी क्लासिकल म्यूज़िक की रवायत है वो अनपैरेलल्ड है, मतलब वो दुनिया की किसी भी म्यूज़िक के जॉनरा पे कॉम्परेबल है, और इसको हम यूज़ करते जा रहे हैं। तो हमने तो म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में जो एक बेसिकली अबाउट इंटेंशन है वो ये है कि हम इसको मेंटेन करेंगे, इसको प्रोपगेट करेंगे, उसकी तरवीज करेंगे, और वो हम कोशिश करते हैं कि हर साल 66 ईयर्स हो गए, हर साल 5-6 दिन का फेस्टिवल करते हैं और फिर कॉन्सर्ट्स ऑफ म्यूज़िक भी करते हैं। और ये लोग कहते हैं कि जी जो हमारी यंग जनरेशन है वो सुनते नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब अगर आप हमारी ऑडियंस देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा यंग लोग होते हैं। ये नहीं है कि मेरी जनरेशन के नहीं होते, वो होते हैं, लेकिन ये कि मेरा ग्रैंडसन जो है वो भी जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल। दूसरी बात जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये कि हम म्यूज़िक के कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं। जी, तो कॉम्पिटिशन्स जो है उसमें इस साल 200 बच्चों ने रजिस्टर किया। सो आप ये सोचिए कि ये स्कूल के, कॉलेजेस के बच्चे हैं, जिसका मतलब है कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो ये नहीं है कि वो क्लासिकल म्यूज़िक, और हम सिर्फ क्लासिकल म्यूज़िक करते हैं। सो ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक हमें होने की ज़रूरत है। अच्छा, अली जान ने माशाल्लाह इतनी पहले तो मैं मैडम का बहुत शुक्रिया, इतना खूबसूरत आप बोली हैं और अपने हौसला दिया सबको। तो अब तो बड़ा आसान है बाकी सारी किस्तें देखना जिन्होंने नहीं ड्रामा देखा, क्योंकि सब कुछ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह जब ये ड्रामा ख़त्म होगा हम फिर मिलेंगे और सबने देखा होगा तो फिर एक और तरह से बात होगी। तो अली जान, आपका माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत करैक्टर था और बड़ा आपने जो निभाया है, सही आप जो है ना वो लगे हैं, जहर लगे हैं। खूबसूरत इसमें क्या था। और आप पे हमें बड़ा गुस्सा है, वो हम चाय पीते हुए निकालेंगे। पहले कुछ भी बताने से पहले आप ये बताएंगे आपने क्या क्या पढ़ाई की थी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। फिर बाकी भाई टीचर यहाँ है, इंट्रो टू फिलॉसफी मैंने मैम से पढ़ा था लम्स में, फर्स्ट ईयर। आई थिंक एक और भी मुझे वो आप एक और कोर्स भी मैंने आपसे पढ़ा हुआ है, तो बहुत बहुत खुशी हो रही है आपको देख के। सो जी, मेरा आई एम एन एकेडमिक वैसे बाय प्रोफेशन। मैं डेवलपमेंट स्टडीज़ में है मेरा जो डॉक्टरेट। तो बट ये एक है
तबीयत आर्टिस्ट है ठीक है, हाँ जी डॉक्टर लीजा लेकिन तबीयत ना, लेकिन ये है कि वो स्टूडेंट्स भी हैं मेरे, वो भी बहुत सारे देख रहे हैं। और ये काशी भाई के साथ ये 4th, एक्चुअली टेक्निकली तो 6th ड्रामा है, लेकिन 13, 14, 15 साल के ब्रेक के बाद जो है 4th ड्रामा है। और ये एक्चुअली मैं सिर्फ कैरेक्टर के हवाले से कर दूं कि बाकी सब जो सोशल उसकी बात है वो तो सब लोग कर चुके हैं। मैं एक पर्सनल आपको ये बात कर सकता हूँ कि आई जस्ट फेल्ट कि ये जो कैरेक्टर था इसको प्ले करना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज एंटेगनिस्ट और वो इस तरह का एंटेगनिस्ट नहीं है कि यू नो उसके कोई वो मतलब बड़ी सी दाढ़ी है और वो लोगों को जाके चाकू मारता फिर रहा है या कुछ इस तरह की चीज़ है। तो वो एक बड़ा टिपिकल आई थिंक एक लिहाज से एक ऐसी चीज़ है जो अगेन फिलॉसफी की मेरी टीचर बैठी है हाना रेंट का जो फेमस है बनैलिटी ऑफ इवल, आई थिंक ही वाज दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर कि उसको रियलाइज ही नहीं होता कि उसने किया क्या है, अपने कॉन्सिक्वेंसेस अपने एक्शन के, वो किसी को जाके इस तरह डिस्ट्रॉय कर देता है उसकी लाइफ पूरी, और वो लिटरली जाके उसकी माँ को कहता है कि मैंने ऐसा क्या किया है, तो किसी का कोई नुकसान ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो आई थिंक ये प्ले करना था, थैंकफुली इसका फायदा सिर्फ ये था कि मेरे पास इतने अच्छी टीम और डायरेक्टर राइटिंग इतनी अच्छी कि आई जस्ट हैड टू काइंड ऑफ स्टे ट्रू टू इट जो वो कर रहे हैं। बाकी कुछ ज़्यादा वो खुद ही वो जो हो गया जो भी हो गया, आई एम सो ग्लैड लोग गालियां दे रहे हैं और नापसंद करें, बिकॉज आई थिंक उससे बहुत इम्पैक्ट होता है। अगर जो एक्ट है वो इटसेल्फ इतना हॉरिफाइंग है और फिर जो आदमी है वो इतना धड़ल्ले से उसके बाद ये चीज़ें कर रहा है, तो फिर वो सारा जो कॉन्ट्रास्ट है और जो लोग आई थिंक उसके साथ स्टैंड करते हैं यू नो पाकीज़ा और उसकी फैमिली की, आई थिंक आइडेंटिफाई ज़्यादा करते हैं उसकी वजह से। तो आई थिंक ये बहुत वेल रिटन था। इट्स माई आई थिंक द मोस्ट इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ विलन कैरेक्टर जो हमने रिसेंट उसमें देखा है। इट्स अ प्रिविलेज के मुझे मौका मिला है प्ले करने का। जी माशाल्लाह आपके एक्सप्रेशंस बहुत ज़बरदस्त थे, और गालियां पढ़ने का मतलब ये है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने निभाया है किरदार को। एक बात आपको और भी शायद नहीं पता, हाँ। जब आप जियो का रिपोर्ट कार्ड देखती हैं, जी जी, उसमें जो रीमा उमर है, हाँ जी, वो इनकी बेटर हाफ है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। रीमा की क्या है भाई? नहीं तो रीमा तो बहुत डॉक्टर जावेद जान की जी जी सारे दोस्त हैं बड़े माशाल्लाह। अच्छा मैं आपसे मिला भी है ना, अच्छा अच्छा, वो मैं देख जब आए तो मैंने कहा मैं इसको अमार का मैं बड़ा भाई हूं। हां अच्छा अच्छा माशाल्लाह जी। तो जी तो बस वो नहीं, रीमा तो बहुत एंजॉय, रीमा तो बहुत आगे है सारी प्रमोशन में भी, बहुत प्रमोट। जी 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 लिटरली ग्रोथ हियर। रीमा प्रॉबेबली यहाँ मैं ये पूरे वसूख से कहता हूँ, इधर इस फिल्म पे कोई इतना ड्रामा नहीं देखता जितनी रीमा देखती है। तो यहाँ ज्यादातर लोग कहते हैं कि हम नहीं देखते ड्रामा, इवन मुझे पता है हमारे राइटर डायरेक्टर भी इतने नहीं देखते, वो देखती है, विच इज ऑल्सो वाई वो अप्रिशिएट करती है जब कोई चीज़ बहुत स्टैंड आउट करती है। वो भी अंडरस्टैंड करती है जो हम एक सिंपल, जो पहले भी मुजम्मिल बात करते कि अब एंटरटेनमेंट ही हर चीज़ है, और वी हैव टू मैनी एवेन्यूज टू जस्ट स्विच ऑफ एंड से कि बस मैं रिलैक्स कर रहा हूँ। हमने आर्ट से बिल्कुल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर से भी निकाल दी है कि हमने आर्ट से कुछ नहीं और लेना, सिर्फ ये लेना कि हमारा टाइम गुजर जाए, 1.5-2 घंटे गुजर जाए। तो उसमें मैं तो इन लोगों को कहता, मैं तो काशी भाई हमेशा कहता हूँ कि आप लोग जहाद कर रहे हैं बेसिकली अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, अगेंस्ट सोशल ट्रेंड्स, अगेंस्ट जस्ट, इसमें कोई मैल इंटेंशन भी नहीं है किसी की, जस्ट ईज हो गई है बहुत ज़्यादा। आपके पास नेटफ्लिक्स पड़ा, आपके पास फ़ोन पर सब कुछ पड़ा है, और आपके पास इतना कुछ है, एंड उसमें ईजीएस्ट चीज़ ये है कि यार कुछ ऐसा ना हो जिससे मुझे कोई ना परेशानी हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं देखनी चाहिए। और उसमें ऐसी चीज़ का इवन आगे चले जाना और इतना इम्पैक्ट होना और लोगों का इतना उसको अप्रिशिएट करना, आई थिंक इट मीन्स कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी एक है कि यार हम अपनी आर्ट से या अपने उससे एंटरटेनमेंट से कुछ ज़्यादा भी लें। दिस इज नॉट टू से कि दिस इज नॉट एन एंटरटेनिंग शो, आई कीप सेइंग कि ये जो डिवर्ट लोग करते हैं ना बिटवीन एंटरटेनमेंट एंड आर्ट, ये मतलब हम कोई वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट नहीं बना रहे, इट्स स्टिल डन थ्रू अ वेरी इमोशनल, वेरी यू नो गुड स्टोरी टेलिंग, जो कि बहुत कई ड्रामों से ज़्यादा एंटरटेनिंग भी है अगर आप स्टोरी फॉलो कर रहे हो तो। बट उसके अंदर और प्रीची नहीं है, बिल्कुल प्रीची नहीं है, स्टोरी के थ्रू ही सब कुछ किया जा रहा है। तो इवन एज एन आर्टिस्ट मैं समझता हूँ कि ये इट्स एन एक्सीलेंट थिंग। ये ऐसी नहीं कि आपको कहना पड़ेगा कि जी ओ हम बहुत एक जी अब फिलोसफी क्लास में बैठने लगे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। यू विल फील कि आप नहीं, बिल्कुल नहीं आपके के अलावा, आपकी क्लास के अलावा। आज माशाल्लाह फिलोसफी का पल्ला भारी है इधर।
अच्छा नूर, अब आप जी जरा इधर आए ना पहले। अच्छा खुद बात नहीं वो मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। देखिए जो अमानुल्लाह खान साहब कहते थे कि मैं केड़ा 5000 का नोट है जड़ा लभदा नहीं, ये लोग नहीं मिलेंगे आपको। ये तो जिस तरह घेरवे हमने किया है और इन्होंने हत्तुल वसा कोशिश करनी है कि नहीं पहले आप इनसे सुनना बहुत जरूरी है। और चूंकि आपकी वो शायरी और पंजाबी से बड़ा, तो मैं चाहता हूँ कि जरा वो जनी मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं जी। काशिफ निसार जी बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं सारे जितने भी दोस्त हैं, मैंने हमेशा जब पिलाफ में भी थी, मैडम या अजोका है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं जो कि थोड़ा इंटेलेक्चुअल काम कर रहे हैं, फ़िक्री काम कर रहे हैं, आपके वालिद साहब उन्होंने कई प्रोग्राम किया, तो उन्होंने हमेशा मैंने उन्हें बुलाया, उनको जो कुछ हो सकता था वो भी किया, क्योंकि इनकी वजह से ही ये मुआशरा कायम है, इन लोगों की वजह से। वरना तो आप देखें ऐसे लोग हैं कि जिनके बारे में बात करने को दिल नहीं करता, कि जो इंसान तो पैदा हुए हैं लेकिन इंसानियत के हवाले से ना वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको मौका भी मिला है, सब कुछ है, रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन वो बस एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यहीं यूँ ही तमाम होती है। तो आप लोग एक मकसद के साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी पंजाबी की बात की, तो मैं तो पंजाबी दी भुप्पी हाँ, मनु मुस्तान सर सैनतारड़ साहब कहते हैं तो पंजाबी दी भुप्पी ही हैं। तो इसलिए आपका ये जो उर्दू ड्रामा है उसमें पंजाबी का गाना, और फिर बाकी भी उसमें सराइकी का जो जितना वो पूरी, उसने कोई डायलॉग मेरे हाल उर्दू में तो बोला ही नहीं है उस लड़की ने, सारा उसने सराइकी में बोला। हाँ, तो इस कदर खूबसूरत उसने वो परफॉर्म किया। फिर वो जो वालदा हैं वो बोलती हैं, पंजाबी बोलती हैं बीच में काफ़ी ज़्यादा, तो इसमें गाना भी पंजाबी का रखा, तो मेरे हाल इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा था पंजाबी का। तो आप इस हवाले से बताएं, इतना खूबसूरत गाना आपने लिखा है, आपने शायरी, आप शायरी करते हैं? मैंने आपकी नहीं, मैं कतई शायरी नहीं करता। हाँ, ऐसे ही ये ऐसे ही होगी जैसे। अच्छा, दरअसल काम पे ना बात करना समझ नहीं आती, आप कहाँ क्या बात करें। एक प्रोसेस होता है जिससे आप गुजर रहे होते हैं, उसके बाद कोई चीज़ शेप होती है, कोई बनती है। मुझे आज तक नहीं समझ आया, ना मेरे पास कोई फार्मूला है। वो वैसे ही अपने जो हम काम करते हैं वो वैसी वन साइडेड कम्युनिकेशन है। आप मजबूर हैं मेरा 38 मिनट का ड्रामा देखने के, वन साइडेड कम्युनिकेशन, फिर उसके ऊपर मैं मज़ीद बात करूँ उस पर, तो उसका मतलब है ब्लॉक हुआ ही नहीं। सो मैं इस हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि बाकी लोगों ने उसमें क्या किया, मेरे राइटर ने क्या किया, या मेरे एक्टर्स ने क्या किया, या मेरी पोस्ट की टीम ने क्या किया, तो उस पर तो बात हो सकती है। अब अपना मैं किस्सा क्या सुनाऊँगा आपको। अच्छा चलिए ये बताइए, जो आपका महबूब मौजूद है और बिल्कुल भी साथ बैठी हैं, कहानियाँ सुनाना कितना ज़रूरी है कहानीकारों को, ये बताइए। और ये आपको कहानी कहाँ से लाक हो गई, आपको क्यों लगा कि आपको कहानी सुनानी चाहिए? ये तो एक आप अक्सर इस पे बात करते हैं, तो हम मेरा धंधा है भाई। एक धंधा कब बना? मेरा तो काम है शुरू से ही। आई स्टार्टेड एज ए राइटर। मेरे खुशनसीबी के चंद एक बहुत अच्छे हमारी इंडस्ट्री के लोग, तारिक मिराज साहब मेरे चचा हैं, मेरे उस्ताद हैं। जी, अयूब खावर साहब, मैं उनको असिस्ट करता रहा हूँ। तारिक नुसरत साहब को मैंने असिस्ट तो नहीं किया, लेकिन गुर्बत रही। तारिक जमील साहब, तो ये वो पीटीवी की जो आखिरी दौर के जो लोग थे, जिसके बाद पीटीवी जो है वो वर्कशॉप बना, उससे पहले के लोग थे। तो वो शायद खुशकिस्मती रही कि इन लोगों के साथ काम करते। तो इन्होंने हमें पहले कहानी पढ़ना, फिर समझना, फिर दिखाना ना, तो बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि कहानी दिखाने के लिए कहानी सुनी हुई होनी चाहिए, पढ़ी हुई होनी चाहिए। सो इतना ही है। मैं स्टार्टेड एज ए राइटर, फिर ऐसे लगता था कि आप स्क्रिप्ट में जो बात कर रही हैं शायद वो पूरी कन्वे नहीं हो रही, या उस तरह से वो तासुर नहीं बना रही हैं जो आप कहना चाहती हैं। जैसे मुझे कभी कोई मौजू बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, तो शायद वो मेरे डायरेक्टर को या चैनल को अच्छा नहीं लगता था, या समझ नहीं आती थी। मुझे लगा कि शायद जो मुझे भारी है कहानी, शायद मैं ख़ुद करूं। तो फिर ये ऐसे एक प्रोसेस था जिसके थ्रू हुआ है। इसका कोई ना फार्मूला है, ना स्टार्टिंग डेट है, ना एंडिंग डेट है, बस ये कहीं बीच में ही है ये। अच्छा, थैंक्स टू उमैर अलवी एंड बीबीसी उर्दू एंड देन आमना ईसानी, समथिंग हॉट पे आप दोनों ने बात की, तो आपने ये कहा कि ये ख्याल आया कि आपका ये मेन स्ट्रीम मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स का आखिरी प्रोजेक्ट है ये एक और पाकीज़ा,
और आप OTT प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं और वो सब कर रहे हैं। अभी जब ये बात हो रही थी, जैसे कासिम मदरसे के हवाले से बात कर रहे थे, आसिफ भाई मैम ने बीइंग अ डॉक्टर वो बात की, आपको लगता है कुछ इसी तरह कैरेक्टर्स के साथ एक सीरीज डिजाइन नहीं की जा सकती, जो शायद बिल्कुल आप अगर एक सिंगल प्ले हो तो वो शायद ज्यादा अच्छा वो एक हो जाता है स्टॉक कैरेक्टर्स के साथ, आपको कुछ ये एक्साइट करता है या लगता है कुछ जैसे हम टेलीक्राइम या मुख्तलिफ चीजें देखते हैं, कुछ बनाया जा सकता है इसी तरह? बिल्कुल बनाया जा सकता है, बहुत गुंजाइश है OTT के ऊपर। तो हमने किए OTT पर काम किया, उसके बाद काशिफ मुझे कहते हैं ਤੁਹਾਡੀ आदतें ख़राब हो गई हैं फोन TV वास्ते लिखो ना ज़रा तो क्योंकि बहरहाल एक लिमिटेशन तो है पाकिस्तान टेलीविज़न की, आप और OTT पे हमें एक परवाज़ हासिल है काम करने की, तो क्यों नहीं हो सकता, बहुत मज़े से ये काम हो सकता है। और जो बात कही है काशिफ ने कि ये बड़ी प्रिंसिपल्ड है कि क्यों नहीं अब सैटेलाइट पे काम करेंगे और क्यों डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है, आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है, ठीक है। तो उसकी रॉयल्टीज़ क्यों नहीं है उन सब के पास जिन्होंने मेहनत की है। और ये बेसिकली तो इट्स आई थिंक इट्स अ वेरी इट्स अ प्रोटेस्ट इन प्रिंसिपल के बड़ी कोशिश की सब लोगों ने कि जी सबके पास रॉयल्टीज़ होनी चाहिए जिस ने ये काम किया है। तो अगर आई थिंक काशिफ की बहुत ही हिम्मत है, जुर्रत है और एक कदम है कि उन्होंने उठाया है और हम सब सामने काम चलो सही व्हाई नॉट। अच्छा काशिफ आप अच्छा काशिफ ये बताएं, कहानी सुनाना तो वो हो गया जिम्मेदारी के साथ धंधा, लेकिन व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड, अब आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप सोच रहे हैं, और ये क्या मॉडल है इस प्लेटफॉर्म से अगर एक अवेयरनेस हो सके कि आप क्या आपकी लाइंस हैं, किस तरह ये एक बिजनेस मॉडल भी बनेगा और किस तरह सबके स्टेक्स भी हो सकते हैं? ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई इतनी पेचीदगी नहीं है। हम जब भी कोई प्रोडक्ट करते हैं, कोई भी आप ड्रामा देखते हैं, तो वो की डिवीज़न होती है कि 60% जो हमारा बजट होता है ना वो क्रिएटिव साइड पे जाता है, जिसमें राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, म्यूजिशियंस, सिंगर्स, ये तकरीबन 40% ऑफ द कॉस्ट होती है। तो हमारा मॉडल ये है कि हम 60% का एक इन्वेस्टर लेके आएंगे जो कि 50% का पार्टनर होगा, और बाकी जो है राइटर्स, डायरेक्टर, एक्टर, ये पार्ट होंगे, ये एज ए इन्वेस्टर उसमें काम करेंगे, और वो जितना उनका शेयर बनेगा उस पूरे प्रोजेक्ट में उतने की वो पार्टनर। बिल्कुल ठीक, कॉम्प्लिकेशन है नहीं है, इसमें एक पूल है जो हम टेक्नीशियंस के लिए रखेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ इंश्योरेंसेस नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, पिक एंड ड्रॉप्स नहीं होती हैं, तो वो हम इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर करना, थोड़ा डिग्निफाइड करना चाह रहे हैं अपने काम को, कि ये मतलब शर्मिंदा ना हो हम। और जब वो जितना वो रीरन होगा तो उसमें से फिर रॉयल्टीज और वो सब उनको उसी परसेंटेज से वो पार्टनर है उसके, वो 50 दफ़ा लगेगा तो 50 दफ़ा उनको पैसे आएंगे, 100 दफ़ा बिकेगा तो 100 दफ़ा उनको पैसे मिलेंगे। तो अगर मैं आपको रेवेन्यूज़ बताऊं जो डिजिटल के रेवेन्यूज़ हैं हमारे ड्रामों के, तो आप लोग हैरान परेशान हो जाएंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा है, कोई हमारे करीब भी नहीं है। पाकिस्तानी टीवी ड्रामा, पाकिस्तानी टीवी ड्रामा 5-5 अरब भी एक प्रोजेक्ट का रेवेन्यू डिजिटल का है, 5 अरब, और आपको पता है ड्रामा बनता 10-11 करोड़ का है। सो मुज़म्मिल इसकी पूछ भी कम होगी ऊपर वो भी लेकिन काशिफ वैसे चले, मैं खास तौर पे आप लोगों का जो एक दो है उसके अंदर रकीब से डर सी जाती है सिला, इमोशंस, एक्सप्रेशन, जैसे क्राइम की हम बात कर रहे थे, और जैसे देखते भी हैं बच्चे एंजॉय भी करते हैं, और फिर वही अवेयरनेस वाली बात कि इतनी सारी कहानियां, जैसे चले मैं कोट करूं, मतलब अंधेरा उजाला एक कमाल की सीरीज थी 83 के अंदर, जिसको फिर बाद में पसे आईना और वो सब भी बना, और फिर बाकी CID इवन फॉर दैट मैटर। तो वो आपको लगता है कि इसके साथ में वो पर्पस सर्व हो सकता है और आपको ये एक्साइट करेगा ये टॉपिक या मौजू इन अ सीरीज? जैसे अभी 3 तारा में भी एक मिस्ट्री का एक एलिमेंट तो है वो साथ में, तो कैसे देखते हैं आप? जब आज़ादी होगी ना काम करने की, यहाँ तो हमारे हाथ बहुत बंधे हुए होते हैं ना। एक चैनल है, वहाँ पे कंटेंट पूरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, फिर कोई ड्रामा हिट हुआ होता है तो उसका हवाला होता है,
तो यहाँ हाथ खुले हुए होंगे और सब पार्टनर्स होंगे तो रिस्क भी लिया जा सकता है। तो ये किसी तीसरी तरमीम की जद में तो नहीं आ जाएगा ना होपफुली? नहीं आप मेरा ठीक ख्याल ये बहुत सिंपल है यार, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। जी 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 हाँ जी लो एक बात काशिफ के लिए काशिफ ने अपने ऊपर आए हुए सारे सवालों को, मुझे क्या पता, मैंने पता नहीं कैसे हो गया, मैं तो शायरी नहीं करता, मैं तो नहीं लिखता, हाँ खुद ही हो गया है सारा कुछ, एक सारा फ्रॉड की बात है। इंतहाई आई सेकंड यू ऐसा नहीं है। आई थिंक कि देखिए इतना कोलैबोरेटिव होता है फॉर राइटर एंड डायरेक्टर का काम इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, क्योंकि इन दी एंड आप लोग तो विजुअली देख रहे हैं, तो मैंने तो कागज़ पर लिखा था, मेरा काम बहुत आसान है लिख देना, मैं लिख दूँ डायलॉग्स, मैं लिख दूँ स्क्रीन प्ले, अनटिल एंड अनलेस उसको ट्रांसलेट एक डायरेक्टर न कर सके। सिर्फ ये नहीं कि जो लफ्ज़ हैं जो वो लिखा हुआ है वो उसका जो एक इमोशन है जो कि बड़ा क्वाइट है, बिटवीन द लाइंस है, जो कि महसूस किया जा सकता है, अगर वो ना हो तो ये बात नहीं बनती, वो सुर सही नहीं लगता। तो वो एक कोलैबोरेशन के साथ वो लगता है, और ये बहुत काशिफ को शौक़ है ज़रा अवॉइड करने का इस बात को कि मैंने कुछ नहीं किया, बट आई थिंक कि जो कॉम्पोजिशंस ऑफ फ्रेम्स एक और पाकीज़ा के हैं दे आर मैचलेस। आप किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर उसको रख के देखें, ईच एंड एवरी फ्रेम इज टेलिंग अ स्टोरी इटसेल्फ, इवन इफ दे आर नॉट टॉकिंग। सो द क्वाइट सीन्स जिसमें अगर दो किरदारों के बीच में आपने फासला दिखाना है और एक इमोशनल डिस्टेंस दिखाना है, तो एक फिजिकल डिस्टेंस कुछ इस तरह से क्रिएट करके फ्रेम बनाया गया है कि बगैर कहे आप समझ जाते हैं कि इस रिलेशनशिप की डायनामिक्स क्या हैं। दिस कम्स फ्रॉम अ वेरी इंटेलिजेंट डायरेक्शन एंड आई थिंक आई वांट टू गिव ऑल द क्रेडिट टू काशिफ फॉर दैट, और ये इसको बड़ी इनकसारी से काम करता है। और उसकी बहुत बड़ी वजह मुझे जो समझ में आई है, क्योंकि हम जब काम इतने अरसे से साथ कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि काशिफ मेरे ख्याल में मैंने ज़िंदगी में इतना नॉन जजमेंटल आदमी नहीं देखा, इट इम्पॉसिबल हद तक। इनसे मैं किसी की बात करूं या ये मुझसे किसी की बात करें, हम सारा दिन किस्से कहानियाँ एक्सचेंज करते हैं, वो मिला, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसमें ये कतन जज नहीं कर रहे होते अगले इंसान को, द वे दैट पर्सन इज, उसको वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, उसके कैरेक्टर को। इस चीज ने काशिफ की मुझे सिखाया है। एक आधे के अलावा किसी को जज नहीं करते। I think I have learned from him कि when you make a character you don't judge your character, you know, तो उसकी जो ग्रे शेड्स हैं उनको आप इंटैक्ट रहने दें। और ये जो सान द लैंड दे जो इनकी लिरिक्स हैं, ये काशिफ का उठते बैठते एक फिक्रा था, याद है आपको? जी 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 जी। ओ यार साथ आंट दो ना, ओ यार साथ है बंदा ले लेना, और साथ है लैंड देना। एग्जैक्टली उन्होंने वही लफ्ज इस्तेमाल किया जैसे ये सोचते हैं। आई जस्ट वांटेड टू ऐड मुझे एक्चुअली चलो इधर आओ ना, साथ एक इनके ग्रुप फोटो बना लो, आओ बेटा साथ। थैंक यू वेरी मच। मुझे तो खुद नोटिस आया हुआ है साइबर क्राइम का, मैं क्या बात अभी 3 दिन, कितने दिन हुए सर? ये आप नोटिस मुझे भी आते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट है, इस तरह की चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, अवेयरनेस इज़ रियली इम्पोर्टेंट। यू नो समझ आ गया सवाल? नहीं वो बस और कर जी हो गया जी जी जी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपने जिस तरह अभी बोला कि अरबों में इंसान पैसे कमा रहे हैं, तो जाहिर बात है जहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वहाँ फिर सख्तियाँ भी होंगी और इदारे भी काम कर रहे होंगे जो लोगों को पकड़ने की भी कोशिश करेंगे। सो इट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। हम नईव बन के बहुत सारी चीज़ें कर जाते हैं, और जब तक वो जो आपकी बात है आपने की होती है वो लोगों की नज़रों में नहीं आती, आपका नाम बड़ा नहीं होता, तब तक आप नीचे से निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही लोगों की नज़र में आ जाती है तो आपकी पकड़ाई हो जाती है। सो इट्स बेटर कि आप अपने आप को एजुकेट करें सोशल मीडिया के, और वर्ड ऑफ माउथ इज़ रियली इंपॉर्टेंट। जिस तरह आप लोग स्कूल्स में भी जाते हैं, यू नो अवेयरनेस देते हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। लेकिन थ्रू ड्रामा आप मिलियंस ऑफ लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं, दैट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल मीडियम के, और इस तरह की अभी तक मैंने कोई चीज़ देखी नहीं है। तो जब मुझे पता लगा इस मामले के बारे में, बिकॉज आई नो कि बहुत सारे यंग जवान बच्चे जो हैं दे आर इनटू इट, और वो उनको कोई एजुकेशन है नहीं इस मामले में। और एक चीज़ जो है, स्कूल जाए ना जाए हम लोग मोबाइल का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, और आजकल इतना आसान हो गया सोशल मीडिया पे कि आप ये ड्रामास जो हैं मोबाइल पे ही अपने गैजेट्स पे देख लेते हैं।
सो आई जस्ट वांट विश यू गाइस ऑल द बेस्ट कि आप लोग एक बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं और साइबर क्राइम के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन आप लोग स्प्रेड कर सकते हैं प्लीज़ डू। और हम सबको भी चाहिए कि थिंग्स लाइक दैट जो कि हमारी अवेयरनेस को इन्हांस कर रही है, जो कि हमारी ज़िंदगी में आगे के आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि इट्स ऑल अबाउट अभी से ही it's about social media, it's about cyber, and those who invented it, they have plans for it, okay, and they are doing what they're doing. That's a different story, but we will do what we have to do, and आप लोग उसकी अवेयरनेस के लिए ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मेरी दुआएं, नेक तमन्नाएं, सपोर्ट, हर एक चीज़ आपके साथ है। थैंक यू सो मच फॉर। एक छोटी सी बात, टीवी पे तो अब आप आ ही गए एज क्रिकेटिंग एक्सपर्ट, कोई ड्रामा या फिल्म की ऑफर है तो करेंगे? आई हैव फ्रेंड्स जिनके प्रोडक्शन हाउसेज हैं, दे बीन आफ्टर मी फ्रॉम अ व्हाइल नाउ। मुझे नहीं लगता है, मुझे एक चीज़ तो ठीक तरीके से करनी आई नहीं, वो क्रिकेट थी, तो मैंने बोला एक्टिंग क्या करनी है। व्हाट आई एम डूइंग इज़ आई एम रनिंग अ फाउंडेशन जिसमें आई एम वर्किंग फॉर ऑर्फन्स। इट्स बीन गुड 1 year दैट हमने फ्लड में आपकी देखी एक्टिविटीज़ वो सारा, बट हमारा कोर्स जो है वो ऑर्फन्स के लिए है। वी हैव 21 kids एट द मोमेंट, एंड नाउ आफ्टर रमज़ान आई हैव प्लान्स कि मैं 100 बच्चों के लिए एटलीस्ट ये लाहौर के अंदर एक इदारा बिल्ड कर सकूं जहाँ पे वो रहें, खाएं, पिएं, उनकी स्कूल भी अंदर ही हो, उनके लिए एक मेडिकल सेटअप भी जो है अंदर हो, एंड देन स्काई इज़ द लिमिट फॉर दैट। और उसके साथ साथ आई एम रेजिंग माई वॉइस फॉर द यंगस्टर्स। मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम के जो इस टाइम हाल हो गया है, 8वें नंबर पे वो टीम है, तो हमारे लिए तो किसी ने उठाई नहीं एज सच। सो आई हैव डिसाइडेड कि इन दिस यंग एज आई हैव टेकन रिटायरमेंट जस्ट बिकॉज के आई कैन रेज वॉइस फॉर द यंगस्टर्स। एंड आप देखेंगे जब से हम बाहर आए, आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट एट ऑल, बट हमारे बाहर मीडिया पे आने से पहले 2 यंगस्टर्स खेले हैं पिछले जब से मैं बाहर नहीं आया था, 4 सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर। सो देयर वाज अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने पाकिस्तान टीम को हाईजैक किया हुआ था, तो हमने वो मिथ तोड़ी, लोगों को एक्सपोज किया। उसके बाद 9 यंगस्टर्स खेले हैं, एंड वन ऑफ देम इज साहिबजादा फरहान, जिसने अभी वर्ल्ड कप के अंदर जाके आपको आइडियलाइज भी करते हैं जो वो तो नोटिस भी शायद इसलिए आया आपकी हरकतें ठीक नहीं। तो उसने 2 सेंचुरीज बनाई हैं, पाकिस्तान का नाम प्राउड किया है, और उसमें हम सबकी ही बेहतरी है। फिर उसमें से वन ऑफ दोज अबरार अहमद जो वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर नंबर 2 पे इस टाइम खड़े हैं, उस्मान तारिक एंड फ्यू अदर्स टू। सो यू नो रेजिंग वॉइस फॉर अदर्स इज़ समथिंग दैट वी ऑल शुड डू, लेकिन बहुत कम लोग करते हैं बिकॉज अगर आपको पर्पस ऑफ लाइफ पता लग गया है, इट्स अबाउट अदर्स। So what I'm trying to do is taking those 2 mediums. One is my foundation to work for humanity, and other is media to raise my voice for the youngsters, and that's what I'm doing at the moment. वाह, जिंदाबाद। Thank you. जिंदाबाद। Thank you very much. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उधर भी चला जाओ। मैं जो एक बात बीगुल और काशिफ बीगल और काशिफ के लिए जो एक बात बहुत अहम है, जो मुझे लगता है हम सब के लिए ज़िंदगी में भी और काम के अंदर में होनी चाहिए, और जो इनके लिए बहुत मुकद्दम भी है, वो इनके डोंट्स हैं कि इन्होंने क्या नहीं करना, और वो बड़ी खैर की बात है। मुझे लगता है अगर जब आप ये करते चले जाएं, और वो किरदार निगारी में भी होता है कि जब आप वो क्रॉस कर लें कि नहीं तो जो बच जाए वो आप कर लें। मतलब अब मैं कभी इनको सुनता हूँ बीगल को कि वो कितना, बल्कि मुझे शायद ये कहना चाहिए, माजी मोहतरमा बानो कुदसिया, उनका कोई 91 में एक इंटरव्यू आया था, तो किसी नईम बुखारी साहब ने उनसे पूछा कि अब आप राजा गिद्ध जैसा कोई नावल आपने क्यों नहीं लिखा, तो उन्होंने कहा कि अब वो खूने जिगर नहीं है। तो मैं देख रहा था, और अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैंने कहा ये खूने जिगर कहाँ से आ गया राइटिंग में, ये लेखक जो हैं ये कैसी बातें कर देते हैं। अब पता लगता है कि वो है, वो डबोते हैं आप उसके अंदर से, वो रोशनाई या स्याही से नहीं लिखा जाता, वो करीबन आपके खून, आपके जज्बात और आपके आंसुओं से ही लिखा जाता है। जब ये कहती हैं कि वो नादिया की जब मैं बात करती हूँ और हिना की, और हमें सुनाई देती हैं, और ये इनकी सिस्कियाँ सुनाई देती हैं उन लाइंस के अंदर में भी, और फिर ये तक भी ऐसा हुआ जो मेरा ख्याल बहुत कम है कि हर बार कोई सीन कर लेने के बाद सबको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए हुआ कि कोई इधर उधर निकल जाए और ये सब हो जाए। नहीं आंखें मिला रहे हैं आप, या काशिफ की आंखें आप देख रहे हैं तो सुर्ख है, या मेरी या नादिया की या सबकी, और ये तो बहुत ही रेयर होता है शायद कि आप, वैसे तो शर्मिंदगी से रोना आ जाता है, लेकिन आप अपना काम देखें और आप भी साथ रो रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आप इस प्रोसेस का हिस्सा थे, ये एक ड्रामा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं, लेकिन वो जो रिलेट करना है। और फिर एक और सबसे बड़ी बात ये जो मेरा ख्याल
मेरे दिल के बहुत ही करीब है। ये सिर्फ लाहौर में ड्रामा बनाते हैं, लाहौर में ड्रामा बनाते हैं और कराची से सारे अवार्ड जीत के आ जाते हैं। तो और बिल्कुल लाहौर आ गई। अब ये देखिए ये कितनी आला वो एक बात है। तो मुझे ये लगता है कि वो जो इनका जो एक नया कदम है, हम हमेशा उन्हीं में से हैं जो इनको खदशात में ही से इधर आते रहे कि ये क्या होगा। बल्कि आई रिमेंबर एक वक्त एक ऐसा भी आया था ड्रामे पे कि हम शायद दोनों बैठे थे तो सोच रहे थे कि फिर टॉफियाँ की फैक्ट्री ला लेंगे तो कर लेंगे कि ये तो नहीं हम कर सकते, ये तो नहीं करेंगे। और उस वक्त भी जब लाहौर में इन्होंने पहला प्ले शुरू किया तो काफ़ी सारे लोगों का ख्याल था कि काशिफ निसार और उनके मुतल्लिका लोग अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल किसी भी वक्त में कोई एक ऐसा इरादा करना जो पॉपुलर ना हो, जो बज़ाहिर आपको होते हुए नज़र ना आए या मौजू के हवाले से इंतखाब से, तो सबको ख़तरा रहता है। बट आइदर इट बी रकीब से डर सी जाती है सिला, 3 तारा अब, और आप देखते चले जाएं तो वो एक से बढ़ के एक है। बस इनसे ये ओत लेना चाहिए कि ये इसके अलावा कोई और काम ना करें और बिल्कुल जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाएं और जितने भी इदारे हैं आई थिंक उनको इन जैसे टीचर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वी बैडली नीडेड। थैंक यू सो मच। और सर